आपके लिए, मेरे लिए और पूरे समाज के लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये मालूम रहना चाहिए। केवल मैं ये संगठन का हूँ, मैं फलाना संगठन का हूँ, ये संगठन का अध्यक्ष हूँ, ये सब मायना नहीं रखती। यहाँ दिमाग में क्या है, आपके विचारों में क्या है, ये बड़ी चीज है। इतनी बुरी परिस्थिति में हम लोग, इतने लोग जमा हो रहे हैं, किसी नेता के बगैर, किसी मंत्री के बगैर, ये बहुत बड़ी बात है। और जिन लोगों ने ये कार्यक्रम अरेंज किए, जिन लोगों ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, सब लोग उनके लिए तालियां बजाओ। वो पहले हकदार है इन सब चीजों से। आप लोग बिरसा मुंडा के बारे में जानना चाहेंगे या टंट्या मामा के बारे में? दोनों के बारे में। ठीक है, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। एक प्रोग्राम है, मैं उनको वहां पे भी जाना है, उनको भी समय देना है, लेकिन कुछ चीजें मैं आपसे बात करके जाना चाहता हूं। मैं भाषण नहीं करूंगा, सिर्फ बात करूंगा। जब भगवान टंट्या भील को पकड़ा गया, धोखे से अपने लोगों ने गद्दारी की है, तब ब्रिटिश टाइम करके एक अखबार था जो पूरे देश में जाता था। तब बिरसा मुंडा की उम्र सिर्फ 14 वर्ष की थी, 14-15 वर्ष की होगी। वहां पे लिखा हुआ था, इंडियन रॉबिन हुड हैज ग्रैब्ड। इसका मतलब होता है कि जो भारत का रॉबिन हुड है उसको पकड़ा गया है। और ये अंग्रेज अफसर ने लिखा कि टंट्या भील, जिसको भगवान की भांति लोग मानते हैं, भगवान से ज्यादा मानते हैं, उस टंट्या भील को देखने के लिए करीब 5 लाख लोग जमा हुए थे। कि ये टंट्या भील है कौन? नाम बहुत सुने थे लोगों ने, लेकिन ये भगवान टंट्या भील है कौन? उनको देखने के लिए 5 लाख लोग जमा हो गए थे। अंग्रेजों को ले जाना नहीं जम रहा था उनको साथ में। और सच्चाई ये थी कि अंग्रेजों ने नहीं पकड़ाए थे। अंग्रेजों के पास में जो मुखबिरी की गई थी, यहाँ के पंडों की गई थी, यहाँ के बनियाओं की गई थी, यहाँ के जमींदार और साहूकारों ने की थी। क्योंकि उस वक्त जो लड़ाई आदिवासियों की चल रही थी वो साहूकारों के खिलाफ में थी, जाति व्यवस्था के खिलाफ में थी, उच्च वर्णियों के खिलाफ में थी, और इनके साथ साथ अंग्रेजों के भी खिलाफ में हम लोग लड़ रहे थे। और सच्चाई ये है कि यहाँ के जो लोग आज देश की बात कर रहे हैं, उस वक्त अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। और अकेला टंट्या मामा और हमारी कौम के जो लोग थे वो खुलेआम अंग्रेजों के साथ में, उधर हथियार थे, इधर तीर धनुष से लड़ाई लड़ रहे थे हमारे लोग। बिरसा मुंडा ने वो पेपर कटिंग पढ़ी उम्र के 14 साल में कि ऐसा भगवान जिसको लोगों ने पकड़ा है, लेकिन उसको देखने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए 5 लाख लोग आए हैं, ऐसा कोई भगवान भारत में नहीं है। 14 साल की उम्र में बिरसा मुंडा ने तय किया कि जो काम भगवान टंट्या भील ने अधूरा रखा है उसको मैं पूरी जिंदगी भर पूरा करूंगा। ये टंट्या भील का मकसद था, बिरसा मुंडा का मकसद था। क्योंकि टंट्या मामा को पकड़ लिया गया था, उसको अब फांसी देने की तरफ ले जा रहे थे। बिरसा मुंडा के हाथ में कुछ नहीं, उम्र सिर्फ 14 साल।
लेकिन टंट्या मामा की जब उसने पेपर में खबर पढ़ा, उस खबर से बिरसा मुंडा के दिलो दिमाग में एक बहुत बड़ी इच्छा जागृत हुई, प्रेरणा मिली कि जो काम अधूरा छोड़ के गया है भगवान ने, वो काम मैं पूरा करूंगा। तो बिरसा मुंडा के पहले भगवान की उपाधि टंट्या मामा को मिली। टंट्या मामा बिरसा मुंडा का तीसरा गुरु है। टंट्या मामा को केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं, देश में जानते हैं। टंट्या मामा से बाबूराव शर्मा के, जो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे चंद्रपुर के, वो जुड़े हुए थे। शायद तुमको मालूम नहीं, हमारी मां बहनों को तब ब्लाउज नहीं पहनने देते थे। हमारी मां बहनों को ब्लाउज पहनने के एवज में ये लोग हमसे टैक्स लेते थे। ये हमको क्रिमिनल टाइप बोलते थे। कोई भील को मार दिए तो किसी को सजा नहीं होती थी। ये कानून हमारे खिलाफ में था। हम लोगों को गुनहगार बोलते थे, डकैत बोलते थे। ऐसा कानून भारत में किसी समाज के खिलाफ में नहीं बना जो आदिवासियों के खिलाफ में बना। ये इसलिए बना क्योंकि हम खुलेआम अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे, अपने जल जमीन जंगल की आजादी के लिए लड़ रहे थे, उसके अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था, वही आंदोलन टंट्या मामा का था। कुछ लोगों को मालूम ही नहीं कनेक्शन उनका क्या है, बिरसा मुंडा कौन है, टंट्या मामा कौन है। इस देश में इतने दिन 14 साल तक के हथियारबंद लड़ाई, यानी हथियारों से अंग्रेज भी लड़ रहे थे और हथियारों से टंट्या मामा भी उनके खिलाफ में लड़ रहे थे। 14 साल तक के ये लड़ाई लड़ना बोलने से मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। 14 साल तक के टंट्या मामा लड़ते रहा और ये खबर पूरे देश नहीं तो विश्व में बहुत सारे देशों को पता चल गई थी। जो उस वक्त पेपर निकलता था ब्रिटिश टाइम्स, वो ब्रिटिश टाइम्स भारत के सभी राज्यों में जाता था और वो अखबार ब्रिटेन में भी छपता था। वहां के लोग, ब्रिटेन के लोग टंट्या मामा को बोलते थे ही इज जस्ट लाइक ए गॉड, ही इज ए रॉबिन हुड। भारत में किसी क्रांतिकारी को रॉबिन हुड नहीं बोले। रॉबिन हुड का मतलब होता है लोगों का देवता, मजबूरों का देवता, जिन पे अन्याय हुआ, गरीबों का देवता। ऐसा भारत में किसी क्रांतिकारी को नहीं बोला गया जो टंट्या मामा को बोला गया। साथियों, ये देश हमारा है। इस देश का पहला मालिक आदिवासी है। इस देश में जहां जहां आदिवासी है वहां पर उनकी जमीनें हैं और हमारा आदमी शुरू से अपने जल जमीन जंगल के लिए लड़ते रहा है। आपके पास जो भी जमीनें दिख रही ना, ये आज जितने आदिवासियों के पास में जमीनें हैं, ये टंट्या मामा की देन है, ये बिरसा मुंडा की देन है। अगर बिरसा मुंडा के समय 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए उसके आंदोलन में, जिसकी गिनती नहीं करी सरकार ने, कितने मरे ये रिकॉर्ड में आदिवासियों के बारे में लिखा नहीं जाता था क्योंकि हमको इन लोगों ने क्रिमिनल ट्राइब बोल दिए थे। हमको स्वतंत्र सेनानी नहीं बोलते थे, हमको गुनहगार जमात बोलते थे। नौकरियों का तुमको कोई अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, किसी शहर में जाके रहने का अधिकार नहीं था। हमारे लोगों को ये लोग शहर से भगाते थे। कोई आदिवासी अगर शहर में दिख गया, कोई भील आदिवासी शहर में दिख गया तो उसको मारने का ऑर्डर था। भील, बारेला, बरार, बिलाला, ये जितने लोग थे ये मरते थे उस वक्त। उनके मारने के बाद में कोई एफआईआर नहीं होती थी। ये हमारी एक कौम थी। ऐसे हमारे खिलाफ में इतना बड़ा षड्यंत्र चलता था इस देश में। ऐसा कानून किसी समाज के खिलाफ में नहीं बना जो आदिवासियों के खिलाफ में बना। वो कानून के खिलाफ में टंट्या मामा ने लड़ा, बिरसा मुंडा ने लड़ा। कोई मामूली बात नहीं थी। टंट्या मामा का नाम लेकर हम लोग उसको अगर अगरबत्ती लगा दिए, हार चढ़ा दिए, टंट्या मामा को समझना पड़ेगा कि टंट्या मामा कौन सी चीज है। हमारे समाज के लिए, आदिवासियों के लिए भगवान से बड़े नाम है। ये भगवान से भी बड़ा व्यक्ति है टंट्या मामा। क्योंकि आज जो तुम्हारे पास नौकरी है,
आपके पास जो जमीन है, बदन पे कपड़े हैं, 2 वक्त की रोटी है, ये टंटे मामा की वजह से, बिरसा मुंडा की वजह से। ये किसी शंकराचार्य ने आके नहीं दिया, किसी महाराज ने आके नहीं दिया, ये हमारे शहीदों ने दिए। क्या गरज थी टंटे मामा को आपके लिए मरने के लिए? क्या रिश्ता था आपका? अरे टंटे मामा को तो ये लोग 3 जिले दे रहे थे, 3 जिलों की जमीन दे रहे थे। राजाओं का राजा रहता टंटे मामा कि भाई आप सरेंडर कर दो, लड़ाई बंद कर दो, आपको 3 जिले मुफ्त देते हैं हम। करीब करीब 1 लाख हेक्टेयर जमीन आपको देते हैं। इनाम अलग चीज थी, लेकिन सेटलमेंट में जब बात किए थे, होलकर जो साम्राज्य था यहां पर, होलकर राज्य था, उनके मार्फत इन्होंने बहुत की थी। 3 जिले मिल रहे थे टंटे मामा को, नहीं लिया। मेरा समाज सबसे बड़ी चीज है मेरे लिए। मैं ये जमीन के टुकड़ों को नहीं, मुझे 3 एकड़ जमीन नहीं, मेरे समाज के हर आदमी को 3 एकड़ जमीन मिल जाएगी, उसके जिंदा रहने का सोर्स बन जाएगा, उसके जिंदा रहने का साधन बन जाएगा, तो मेरे को लगेगा कि मैंने अपने समाज के लिए कुछ किया। आज तो सग्गा भाई सग्गे भाई को जमीन नहीं देता है। जोहार दादा। सग्गा भाई तुम्हारा, अगर वो अपनी जमीन में से जमीन देने की बात आई, घर में से घर देने की बात आई, तो पीछे हट जाता है। वो काम टंटे मामा ने किया। ये मामूली नाम नहीं है, ये हमारे समाज के लिए भगवान से बड़ा नाम है। उस वक्त हमारे को नौकरियां नहीं मिलती थी, हमारे लोग सरकारी नौकरी में जाना चाहिए करके खुद टंटे मामा ने बोला कि अपने हमारे आदिवासियों को तुम पुलिस में भर्ती करो, आदिवासियों को पुलिस में भर्ती करो, आदिवासी ही टंटे मामा को पकड़ सकते हैं। ऐसा अपने ही लोगों को टंटे मामा ने समझा के अंग्रेजों के पास में भेजा। पहले 50 आदिवासियों को पुलिस की नौकरी मिली, फिर 100 को, और उसके बाद 1000 लोगों को पुलिस की नौकरी मिली। और वहीं से सिलसिला शुरू हुआ आदिवासियों को नौकरी मिलने का, सरकारी नौकरी मिलने का। किसने किया ये? पहले तो नौकरी का भी साधन हमारे पास नहीं था। टंटे मामा की सोच देखो कैसी थी, खुद को पकड़ाने के लिए हम लोगों को ही, अपने लोगों को, मेरे समाज के लोगों को पुलिस में आप भर्ती करा दो, टंटे मामा मिल जाएगा, ऐसा करके अपने ही बंदों को सजाकर अंग्रेजों के पास में टंटे मामा ने भेजा था। यहां से अपने को नौकरी मिलना शुरू हुई। कुछ अधिकारियों को लगता है कि मैंने बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया हूं, मैं कलेक्टर बन गया हूं, मिनिस्टर बन गया हूं, तहसीलदार बन गया हूं, पुलिस वाला बन गया हूं। अबे बना किसकी वजह से? समाज की वजह से, टंटे मामा की वजह से। और उसी की सोच से बेईमानी, उसी से बेईमानी जिसने तेरे लिए, तेरे समाज के लिए अपनी जान दे दिया। टंटे मामा को पूछा गया था कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है फांसी के पहले? उनको पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तो टंटे मामा की बहन थी, टंटे मामा के घर के लोग थे, लेकिन टंटे मामा ने उनको देखा नहीं और एक बात बोला, मेरे को आखिरी बार मेरे समाज के दर्शन करा दो, जो मेरे लिए आए, मेरे समाज के लोग, जिनके लिए मैं जिंदा था, जिनके लिए अभी मरने जा रहा हूं। कौन करता है ऐसा? कौन सोचता है ऐसी बात? यहां तो गांडुओं की फौज बन रही है। टंटे मामा की सोच पर काम करने वाले लोगों को समझ नहीं रहा है कि भैया टंटे मामा क्या है। अब जिसने अपने परिवार को देखा नहीं, केवल समाज को देखा, वो आदमी क्या होगा थोड़ा सोचो। उसने बिलाला नहीं बोला, उसने भील नहीं बोला, उसने बारेला नहीं बोला, उसने कोई दरबार नहीं बोला, उसने पूरा समाज बोला, मेरा समाज को देखना चाहता हूं। टंटे मामा की नजर में तो पूरे आदिवासी एक जैसे थे, क्योंकि वो एक ही वंश के लोग हैं, एक ही खून के लोग हैं, एक ही संस्कृति के लोग हैं। टंटे मामा का कहना था कि संस्कृति एक है, वंश एक है, खून एक है, तो समाज भी एक होना चाहिए। और अगर समाज एक है तो लड़ाई भी एक होना चाहिए। ये बात टंटे मामा की थी।
हमारे लोगों के लिए। जब हमारी पूरी जमीनें ये लोग अंगूठे से छीनते थे, आदिवासी पढ़े लिखे नहीं थे, किसी भी कागज पे उनका अंगूठा ले लेते थे। मुट्ठी भर नमक के लिए भी आदिवासियों की जमीन छीनी जाती थी उस वक्त। एक बाल्टी पानी के लिए भी आदिवासियों की जमीन छीन लेते थे। इस लड़ाई को पूरा किया बिरसा मुंडा ने। 1 लाख लोग मारे गए, तब जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां पर मजबूर हो गई आदिवासियों के लिए कानून बनाने। ब्रिटेन में एक कानून बना जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं, जिसको भूमि संपादन अधिनियम बोलते हैं। वो कानून में लिखा गया कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं लेगा, और गैर आदिवासी तो क्या, सरकार भी नहीं लेगी। अगर वो कानून नहीं रहता तो आपके पास जमीन का टुकड़ा भी नहीं रहता। आज आप जंगलों में रहते हैं जैसे अपने बाकी भाई लोग भी रह रहे हैं। हमारे साथ क्या हुआ है, हमारे लोगों के साथ क्या हुआ है, इसको जो आदमी भूल जाएगा वो समाज को समझ नहीं सकता। आज जो बैठे हैं ना आप, ऐसा पहले बैठ नहीं सकते थे। जैसे आदिवासी बैठा, पुलिस आती थी, आदिवासियों को उठा के लेके जाती थी, क्योंकि आपको क्रिमिनल ट्राइब बोलते थे। किसी गांव में चोरी हुई तो ये लोग भील को पकड़ते थे, बिलाला को पकड़ते थे, बाराला को पकड़ते। कहीं कुछ दंगा हुआ, डकैती हुई तो ये लोग हमारे लोगों को पकड़ते थे। बिगर बोले छोटे छोटे बच्चों को भी जेल में डाल देते थे, यानी पैदाइशी गुनाहगार हो गए थे हम, जिसको बॉर्न क्रिमिनल बोलते हैं। ये हमारे खिलाफ में हुआ है, किसी कौम के खिलाफ में नहीं हुआ है। इस देश में लड़ाई शुरू से आदिवासियों के खिलाफ में लड़ी गई। अब तो सरकार बोल रही है इस देश में आदिवासी रहता ही नहीं, देश में आदिवासी रहता ही नहीं, सरकार बोल रही है। ये लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनको ये देश अपने नाम पे करना है। इस देश को ये लोग अपने मर्जी का, अपने धर्म का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, अपने धर्म का राष्ट्र बनाना चाहते हैं। यानी आदिवासी के बिगर देश, आदिवासी मुक्त भारत, यानी हिंदू भारत। ये बिगर आदिवासियों के, आदिवासी अगर रहेगा तब तक के 7/12 में इस देश के आदिवासियों का नाम रहेगा, लेकिन अगर आदिवासी खत्म हो जाएगा तभी ये देश दूसरे के नाम पे हो सकता है। इसलिए ये लोग जानबूझ के बोल रहे हैं कि इस देश में आदिवासी नहीं रहता है। अभी सरकार का कार्यक्रम चल रहा है जनजाति गौरव, जनजाति गौरव। अबे आदिवासी गौरव क्यों नहीं? हमको ये वनवासी बोल रहे हैं, जनजाति बोल रहे हैं, कोई आदिम बोल रहा है, आदिवासी तो बोल। आदिवासी बोलेगा तो उसको मालूम है ये अपना अधिकार ठोक देगा। इस देश का राष्ट्रपति, इस देश का प्रधानमंत्री जब बोलेगा कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं, और उसके सामने एक नंगा भूखा आदिवासी खड़े हो जाएगा और बोलेगा मैं इस देश का मालिक हूं, मेरा नाम आदिवासी है, तब समझ में आएगा। क्योंकि जैसे ही आप अपने आप को आदिवासी बोलते हो, आप इस देश के मालिक बन जाते हो। आपको नागरिक बनाने की कोशिश चल रही है, आपको नागरिक बनाया जा रहा है। आप तो मालिक है, आपको जनजाति बोल के नागरिक बना रहे, आदिवासी नहीं बोल रहे। आदिवासी बोलेंगे तो आप मालिक बन जाओगे देश के। ये आंदोलन टंटा भील का और बिरसा मुंडा का था। लोग बोलते हैं बिरसा मुंडा को फांसी दे दिए, बिरसा मुंडा हमारे जेल में ही मर गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जो उनकी एफआईआर और मेडिकल रिपोर्ट सामने आई थी उस पर से ऐसा लग रहा था कि उनकी चमड़ी निकाली गई, उनको रात भर तकलीफ दी गई। एक आदमी को चींटी काटती है तो कितना दर्द लगता है, चींटी काटी तो कितना दर्द लगता है, लेकिन बिरसा मुंडा को तो रात भर उसकी चमड़ी निकाल रहे थे और उसको बोल रहे थे कि लिख के दे दे तो इस देश का आदिवासी नहीं है। मर गया बिरसा मुंडा, लेकिन एक ही बात उनके जुबान पे थी, मैं आदिवासी था,
आदिवासी हूं और आदिवासी ही रहूंगा। कौन है ऐसे? ऐसे दिखते हैं क्या हमारे? ऐसे कोई है? हमारे नेता तो बात भी नहीं करते, खुल के बोलते भी नहीं, भाई मेरे को आदिवासी बोल। वो तो फांसी के तख्ते पे बोल रहे थे कि हम आदिवासी थे, आदिवासी है और आदिवासी रहेंगे। हमारे लोगों को कोई भी नाम से पुकारा जा रहा, हम चुपचाप है। अरे भाई, हमको आदिवासी बोलने से तुमको क्या तकलीफ है? क्यों आप लोग हमको आदिवासी नहीं बोलना चाहते हैं? क्योंकि इनको मालूम है अगर इनको आदिवासी बोल दिए तो ये देश के मालिक बन जाएंगे, और अगर इनको आदिवासी बोल दिए तो जो इन्होंने 93 में, भारत सरकार ने 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ में जो लिख के भेजा कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, और इतना ही नहीं, ये लिख के भी भेजा कि जो भील वंश के लोग हैं ये आर्यों की भाषा बोलते हैं, इसलिए ये भी आदिवासी नहीं है। भीलों को आदिवासी की लिस्ट से ही बाहर करने का षड्यंत्र चल रहा है। तुम आदिवासी हो करके आरक्षण है, तुम आदिवासी हो करके जमीन है, तुम आदिवासी हो करके पेट में रोटी है। जिस दिन तुम आदिवासी नहीं रहोगे तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। आज समय आ गया है अपना सामाजिक कर्ज चुकाने का। अपने शहीदों ने हमारे लिए क्या किया वो दिमाग में लेकर आप समाज के लिए क्या करना चाहते हो उस बात के लिए सामने आने का। कोई बचाएगा नहीं आपको, कोई नेता नहीं बचाएगा, कोई पार्टी नहीं बचाएगी। बचाएगी तो हमारे शहीदों के विचार ही बचाएगी। तो आप लोगों से मेरी विनती है कि जो आंदोलन अभी चल रहा है उस आंदोलन को समझने की कोशिश करो। उस आंदोलन की तरफ आराम से सोच समझ के देखिए कि हम चाहते क्या है, अपना आंदोलन किधर जाना चाहिए। आज हमारे सामने हमारी पहचान का सवाल खड़ा हो गया है। हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे जिंदा रहेंगी वो सवाल हमारे सामने खड़ा हो गया है। हमारी जमीनें छीन रहे हैं लोग, हमारी पहचान छीन रहे हैं, हमारी रोटी छीन रहे हैं। इतना बड़ा षड्यंत्र आदिवासियों के साथ में चल रहा है। साथियों, ऐसे समय बाकी सब चीजों पे तो आप सोचते रहो, नाचते रहो, गाते रहो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन लड़ाई के बारे में सोचना शुरू करो। अपनी सामाजिक एकता के बारे में सोचना शुरू करो, सामाजिक संगठन के बारे में सोचना शुरू करो। हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि 1 लाख जाबाज युवा, 1 लाख जाबाज युवा आने वाले 26 जनवरी को, जिस दिन महामानव भगवान महाविद्रोही टंट्या भील का जन्मदिन रहता है, 1 लाख आदिवासी युवा पूरी परेड के साथ में वहां पर उनको सलामी देंगे। ये देश का सबसे बड़ा क्रांतिकारी है जिसको हमको बताना है। गांधी जी को ये लोग राष्ट्रपिता बोलते हैं, ये तो देश का आजा है, देश का बाप है। इस देश का सबसे बड़ा क्रांतिकारी के रूप में टंट्या मामा को हमको पेश करना है। लेकिन जो क्रांतिकारी टंट्या मामा के वंश के लोग हैं, ये ऐसे आड़े तिरछे नहीं होना, ये केवल नाचने में ही गुम नहीं होना, ये सीधे भोले वाले नहीं होना, दिमाग से तैयार होना, सोच से तैयार होना। नहीं तो बोलेंगे यार ये तो टंट्या मामा की औलाद है, साले चिल्लर है। इनका दिमाग एक जगह आ जाना चाहिए, देश पूरा अपने तरफ देखना चाहिए। और टंट्या मामा का नाम केवल भारत में ही नहीं तो भारत के बाहर अलग विदेशों में भी जाना चाहिए। उसके लिए काम करो। हम टंट्या मामा के मिशन को चलाना चाहते हैं। बिरसा मुंडा का आंदोलन यानी टंट्या मामा का मिशन है, राघोजी भांगरे का मिशन है, भीमा नायक का मिशन है। ये मिशन एक ही है भाई। ये जो चल रहा है बिरसा ब्रिगेड का काम और जो हमारे साथी लोग कर रहे हैं